अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जब इरादा कर ही लिया है जीतने का तो हारने की फिक्र कैसी। जब सीखने का जुनून सिर पे सवार हो तो एकलव्य जैसे शिष्य गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर इतिहास बदल देते हैं। परंतु इस युग में आपकी उंगलियों पर है पूरी टेक्नोलॉजी, तो सीखने से कैसा डर। चलिए करते हैं आपके इस स्टैटिक जीके के डर को दूर। स्वागत है आप सभी का हमारी राज्य दर्शन सीरीज में, जिसकी शुरुआत होगी 20 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 7 बजे और केवल एक वीडियो से एक राज्य का पूरा स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिए रोजाना सुबह 7 बजे राज्य दर्शन श्रृंखला में आपके अपने नवदीप सर के साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। राज्य दर्शन सीरीज आप सभी के लिए ओडिशा राज्य के बारे में संपूर्ण इतिहास, भूगोल और उसका स्टैटिक जीके लेकर के हाजिर है। दोस्तों, आज भारत के एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं हम जो उत्सव धर्मी है। यहाँ इतने सारे उत्सव, यहाँ इतने सारे डांस के फॉर्म्स हैं कि इस स्टेट को देखते ही लगता है मानो भारत पर कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई एक बहुत बड़ा सितारा हो जो चमक रहा हो। ओडिशा राज्य भारत के उन वहिंद राज्यों में से है जो राज्य भारत के अति महत्वपूर्ण, अति उत्सव धर्मी और बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। तो आइए दोस्तों, राज्य दर्शन सीरीज में आज हम स्टेट टूर करते हैं ओडिशा का। सबसे पहले जय जगन्नाथ। और दोस्तों, ओडिशा के बारे में अगर मैं कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहूं तो जगत के नाथ को मन में बसाए प्रांत उत्कल है, यहाँ मीलों समुंदर है, यहाँ नदियों की कलकल है, यहाँ झीलें, यहाँ झरने, यहाँ पर्वत है, जंगल हैं, यहाँ इतिहास के सीने में कोई एक हलचल है। कोई राजा यहाँ संहार कर बोधत्व पाता है, मनुजता जीत जाती है कि पौरुष हार जाता है। यहाँ हर एक घर में आस्था का दीप जलता है, यहाँ कोणार्क को स्पर्श कर सूरज निकलता है। यहाँ उपेंद्र और मेहर की कविता का खजाना है, यहाँ जयदेव के छंदों का कान्हा भी दीवाना है। यहाँ पे गीत गोविंद को लिए हर सांस चलती है, यहाँ श्रृंगार में अध्यात्म की ही ज्योत जलती है। यहाँ पर बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख गुरु तत्व हैं पाते, उदय और खंडगिरी मिलकर पुरातन मंत्र दोहराते। यह है चैतन्य की भक्ति, यहाँ श्रद्धा की धारा है, यहाँ की कला का पूजक तो ये संसार सारा है। यहाँ चांदी की नक्काशी, यहाँ है शिल्प पिपली का, यहाँ चिल्का की सुंदरता, यहाँ स्तूप धवली का। यहाँ की जिंदगी में मूर्तियों के रूप मिलते हैं, यहाँ पत्थरों में भावना के फूल खिलते हैं। ऋषि मुनियों से लेकर आज तक का सार है इसमें, नए भारत के सपनों का सकल विस्तार है इसमें। कोई हिंदुस्तान में जब भी राष्ट्र गान गाता है तो उसकी वंदना में अंश उत्कल का भी आता है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान में यह लाइन तो है ही कि विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, और उसके पहले उत्कल शब्द का जिक्र भी आता है। दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत से राज्य उड़ीसा की यदि चर्चा करें तो स्थापत्य कला में उड़ीसा का कोई सानी नहीं पूरे भारत में। उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर शासन करे हुए अन्य राजवंशों के द्वारा बनाए गए खूबसूरत से मंदिर, और इन्हीं खूबसूरत से मंदिर, इन्हीं खूबसूरत सी सांस्कृतिक विरासतों की चर्चा हम लोग करेंगे। पर उससे पहले आप सभी से ये विनम्र निवेदन कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लगे ऐप की लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई लिंक से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आइए उड़ीसा राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा को देखा जाए तो उड़ीसा का बॉर्डर एक तो आंध्र प्रदेश के साथ है, फिर उड़ीसा का छोटा सा एक बॉर्डर है जो कि तेलंगाना के साथ भी है, उड़ीसा का बॉर्डर छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा का बॉर्डर झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ यह बाउंड्री बनाता है।
अगर हम लोग बात करें कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो दोस्तों, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसके बहुत ही खूबसूरती से पड़ोसी राज्य हैं। और इन्हीं पड़ोसी राज्यों से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पाएंगे कि दोस्तों ये उड़ीसा का क्षेत्रफल है लगभग 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 4,59,89,232 2011 की जनगणना के अनुसार। राजधानी भुवनेश्वर है, जिले हैं यहाँ 30। 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाया जाता है। मजेदार सी बात यह है कि जब बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि होने के बाद अंततः बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी पूरी तरह से अंग्रेजों के पास चली गई। तब उड़ीसा, बिहार और बंगाल एक साथ बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गए और 1912 में 22 मार्च को बिहार उड़ीसा के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार राज्य से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ और यही कारण है कि 1936 का 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है या उड़ीसा दिवस के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। दोस्तों, बड़ी मजेदार सी बात है कि उड़ीसा शब्द पहले इस्तेमाल किया जाता था और अब उसके लिए ओडिशा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। उड़ीसा से ओडिशा क्यों हुआ? संविधान का 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2011 में, 96वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत के संविधान में किए गए इस परिवर्तन के हिसाब से उड़ीसा राज्य का नाम अब ओडिशा कर दिया गया है, यानी ORISSA से ODISHA। क्षेत्रफल में स्थान देखें तो 9वें नंबर पर ओडिशा है। 300 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर ओडिशा में रहते हैं। साक्षरता दर है यहाँ की 72.87% और यहाँ का हाई कोर्ट आज भी पुराने नाम से ही जाना जाता है। जैसे कलकत्ता का हाई कोर्ट अभी भी कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा हाई कोर्ट कटक में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात लगभग 979 फीमेल प्रति 1000 मेल है, जो कि काफी अच्छा है। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 147 सीटें हैं। विधान परिषद का सिद्धांत तो उड़ीसा में है भी नहीं। लोअर हाउस में 21 सीट्स हैं, यानी लोकसभा की 21 सीटें, वहीं अपर हाउस राज्यसभा की 10 सीटें हैं। गवर्नर राज्यपाल हैं अभी रिसेंटली अपॉइंटेड रघुवर दास जी और सीएम हैं नवीन पटनायक जी। इस समय पर मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं प्रदीप कुमार जेना साहब और चीफ जस्टिस के रूप में यानी कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं विद्युत रंजन सारंगी साहब। ये जो आप देख पा रहे हैं फोटोज, ये इन्हीं लोगों की खास फोटोज हैं। ये विद्युत रंजन सारंगी साहब हैं, ये रघुवर दास जी हैं, ये नवीन पटनायक साहब हैं और नीचे जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये प्रदीप कुमार जेना जी की तस्वीर है। दोस्तों, आगे बढ़ें और उड़ीसा के बारे में अगर हम इसके राज्यों की चर्चा करते हुए चलें तो ये जो मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट है, ये मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़ के साथ, थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना के साथ और बाकी हिस्सा आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और आगे चलें तो देखो दोस्तों, ओडिशा, जिसे उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक राज्य है जो भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। और यहीं आप देख पाते हैं कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और लगभग 480 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो कि फैली हुई है उड़ीसा के साथ बंगाल के खाड़ी के तट पर। दोस्तों, एक जानकारी यह है कि पहले इसका नाम कलिंग हुआ करता था और ये वही कलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने यहाँ पर एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को लड़ने की वजह से 261 ईसा पूर्व के आसपास अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ और अशोक ने अपने हृदय को परिवर्तित करने के बाद कभी भी किसी और राज्य पर हमला नहीं किया। हालांकि बहुत सारे विद्वान इस बात पर भी एग्री करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कलिंग युद्ध के पहले भी कर लिया था, परंतु बौद्ध धर्म को पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाने का काम अशोक ने 261 वाले कलिंग युद्ध के बाद ही किया, जब उसने खारवेल राजा को पराजित किया। लेकिन दोस्तों, ये जो जानकारियां हमें अशोक के लिखवाए हुए 13वें पिलर से मिलती हैं या 13th रॉक एडिक्ट से मिलती हैं, इन जानकारियों से इतर उड़ीसा के और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन यह है भगवान जगन्नाथ की धरती। और भगवान जगन्नाथ की धरती होने की वजह से यह हमारे लिए 4 धामों में से एक बन जाती है। और जैसे बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, द्वारकापुरी गुजरात में, जैसे जगन्नाथपुरी हमारे उड़ीसा में और फिर रामेश्वरम तमिलनाडु में, इस तरह से भारत के अति महत्वपूर्ण
4 धामों में से यह हमारा ओडिशा का जगन्नाथपुरी धाम भी है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ धाम के इस पावन धरा पर खारवेल राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और यदि आप इस नक्शे को देखें तो खारवेल राजाओं का प्रभाव इन तटीय इलाकों में काफी ज्यादा रहा। खारवेल राज्य शक्तिशाली हुए तो उड़ीसा उस समय पर काफी उभर करके आया कलिंग के रूप में, लेकिन जब खारवेल राजा धीरे धीरे कमजोर हुए तो उड़ीसा फिर धीरे धीरे गुमनामी में गया। लेकिन गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने एक बार उड़ीसा पर आक्रमण किया और राज्य तक अपना साम्राज्य बढ़ाया और लगभग 610 ईस्वी के आसपास हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में उड़ीसा शशांक रूलर के अंतर्गत आ गया। शशांक एक गौड़ शासक बंगाल के हुआ करते थे और फिर उसके बाद जब शशांक को अंततः राजा हर्षवर्धन ने हरा दिया, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं, तो उनके हराने के बाद कलिंग का कंट्रोल फिर सम्राट हर्षवर्धन के हाथों चला गया। उसके बाद फिर बहुत सारे ओडिया राजवंश हैं और ओडिया राजवंश वहां पर शासन करना शुरू किए। 6ठी शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक भारत में बड़ी ही राजनैतिक उथल पुथल की शताब्दी है। कई सारे राजवंशों का उदय होना, जिसमें से राजपूत नॉर्थ इंडिया में प्रिडोमिनेंटली और राजपूतों के अलावा साउथ में राष्ट्रकूट, वहीं बंगाल में पाल, और उसी समय पर प्रिडोमिनेंटली एक और राजवंश ने शासन करना शुरू किया उड़ीसा में, जो कि गंग राजवंश कहलाता था। गंग डायनेस्टी ने उड़ीसा में रूल किया तो ये ईस्टर्न गंग कहलाए, क्योंकि इन्हीं की एक अन्य ब्रांच ने जब मैसूर एवं उसके आसपास वाले क्षेत्रों में शासन किया तो वो वेस्टर्न गंग कहलाए। और ईस्टर्न गंग डायनेस्टी लगभग 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आती है और फिर ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजाओं ने इस कलिंग को, इस उड़ीसा को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बनाया। लगभग 795 ईस्वी के आसपास महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय सिंहासन पर बैठे और उड़ीसा के इतिहास में सबसे शानदार युग की शुरुआत हुई। कलिंग, कांगोड़, उत्कल, कोशल, खारवेल सभी को अपनी शाही परंपरा में इकट्ठा किया और उसके बाद तो फिर इतिहास पूरी तरीके से बदलता ही गया। पूर्वी गंग राजवंश के एक राजा हैं नरसिंह देव प्रथम, या इन्हें राजसिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोणार्क में एक मंदिर की स्थापना की जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। हालांकि कोणार्क के सूर्य मंदिर के अलावा गुजरात के मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है और कश्मीर के अनंतनाग में भी सूर्य मंदिर है। कश्मीर के अनंतनाग का सूर्य मंदिर का निर्माण एक महान शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ ने करवाया था। लेकिन कोणार्क के इस मंदिर के साथ साथ ही धीरे धीरे लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी आते आते 12वीं शताब्दी के शुरुआत आते आते मुस्लिमों का इन्वेजन बढ़ने लगा और जो भी दिल्ली के तुर्क शासक थे, उन तुर्क शासकों ने उड़ीसा में उड़ीसा के कल्चर के ऊपर अटैक किया। हालांकि कई बार उड़ीसा के शासकों ने इस अटैक को रिपल्स किया, उनके एग्रेशन को कई बार रेसिस्ट किया, लेकिन अंततः आप सभी को पता है कि रिजल्ट्स क्या रहे। मुगल एम्परर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे इस क्षेत्र में और लगभग मिड 16th सेंचुरी में 1592 के आसपास उड़ीसा में 5 अलग अलग मुस्लिम शासक हो गए। मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद दोस्तों यहां पर मराठों ने उड़ीसा को कैप्चर किया। पुरी जगन्नाथ मंदिर जो फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी दोनों द्वारा तोड़ा गया था, इस पुरी के जगन्नाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करने का काम किया राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह जो कि अकबर की सेना में सबसे ज्यादा मनसबदारी पाने वाले आर्मी जनरल थे और आमेर यानी जयपुर के राजा भी हुआ करते थे, वो भारत की कल्चरल धरोहर को संभालने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं और लगभग 100 से ज्यादा मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाते हैं, जो मंदिर तोड़ दिए गए थे कभी किसी सल्तनत काल में तो कभी किसी मुगल काल में। दोस्तों राजा मान सिंह के इस मंदिर को बना दिए जाने के बाद जब मराठों के अंडर में यह उड़ीसा आया तो आप देख सकते हैं कि मराठा एम्पायर इस दक्षिण वाले हिस्से से होकर के उड़ीसा तक और लगभग पेशावर के पास एक जगह है जिसे कहते हैं अटक, और आज भी मराठा साम्राज्य की जब जब डेफिनेशन दी जाती है तो उड़ीसा का जिक्र उसमें जरूर आता है कि अटक से लेकर के कटक तक पूरा मराठा साम्राज्य था। यानी अटक नदी के आसपास वाले क्षेत्र से लेकर के और कटक जो कि महानदी के किनारे पर स्थित है, यहां इस पूरे हिस्से में मौजूदगी थी
किसी और की नहीं बल्कि मराठा एम्पायर की। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये महाराज नरसिंह देव प्रथम की है, जो कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के हुआ करते थे। साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ी और जानकारियां दूं तो मराठों के बाद अंततः ब्रिटिश ने फिर धीरे धीरे इस पर शासन करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने जब शासन करना शुरू किया तो उसके बाद ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, और बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनने के बाद यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से भी अलग होकर के अंततः भारत में एक अलग पहचान बनाता है। और उड़ीसा के अंदर उस समय पर जो अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, लगभग 26 शासक, वो सभी भारत संघ में मिलकर के अंततः जनवरी 1949 में भारत यूनियन का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल नहीं भूल सकते एक व्यक्तित्व को जिसने इतनी सारी देशी रियासतों को इकट्ठा कर हमें भारत यूनियन की सौगात दी। नाम है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, और 31 अक्टूबर इसीलिए मनाया जाता है एक ऐसे त्योहार के रूप में जो कि भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है, और उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। और देखो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये जो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, ये क्यों? उसके पीछे वजह यह है कि राष्ट्रीय एकता दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। साथ ही साथ इनकी एक विशेषता यह भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम की एक मूर्ति भी बनी हुई है 182 मीटर ऊंची। और गुजरात के राज्य दर्शन में मैंने आपको यह भी बताया था कि 182 मीटर ऊंची होने के पीछे लॉजिक ये है कि 182 सीटें हैं गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल महान विभूति। आइए कुछ भाषाओं की चर्चा की जाए जो उड़ीसा के अंदर बोली जाती हैं, और उसमें से भत्री, भूमिज, बोडोपाजा, देसिया, गंजमी, और उसके अलावा हो भाषा भी बोली जाती है, कुरमाली भाषा भी बोली जाती है, कोशली भाषा यहाँ की तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषाओं में से है। कुरुक भाषा है, कुवी भाषा है, मांडा भाषा है, मुंडरी भाषा है, नागपुरी भाषा है, उड़िया लगभग 75 से ज़्यादा प्रतिशत लोग बोलते हैं यहाँ पर, रैली और संबलपुरी, संथाली, सुंदरगढ़ी, ये सभी भाषाएं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उड़िया एक ऐसी भाषा है जो यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यस, उड़िया इज अ स्टेट लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम और आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि राज्य का एक प्रतीक भी है। अब आप देखें, इसमें एक सर्कुलर सील है, और इस सर्कुलर सील में एक वॉरियर है, एक योद्धा है जो अपने हॉर्स के स्टैच्यू के साथ है, और यह कोणार्क के सन टेम्पल में पाई गई उड़ीसा की एक बहुत ही खूबसूरत सी एम्बलम यानी कि राज्य के प्रतीक की तस्वीर थी। दोस्तों सत्यमेव जयते ये जो लिया गया मुंडकोपनिषद से, और ऊपर जो शेरों को आप देख रहे हो इसमें 4 शेर हैं, और ये लिए गए अशोक के सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन से। सारनाथ पिलर में जब वो चारों शेरों को लिया गया तो सामने से देखने पर 3 ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पीछे है। ओडिशा इसका ऑफिशियल नाम हो चुका है अब। और दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था सन 2011 में। यहाँ का राज्य गीत भी है बंदे उत्कल जननी, आई एडोर दी ओ मदर उत्कल। बंदे उत्कल जननी मतलब मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ हे माँ उत्कल, और यह उड़िया भाषा में बंदे उत्कल जननी ही लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप पाएंगे कि यहाँ की राज्य मछली है महानदी महसीर यानी टोर मोसल महानडिकस। और इसके अलावा दोस्तों आप पाएंगे कि उड़ीसा राज्य में जो उड़ीसा राज्य का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है, वह है सांबर, जिसे कहते हैं रूसा यूनिकलर। और इसके अलावा यहाँ का राज्य पक्षी जो है वह है इंडियन रोलर है, जिसे ब्लू जे कहा जाता है। अगर आप इसका नाम पढ़ेंगे तो ये कोरेसियास बेंगलेंसिस कहलाता है। और इसके अलावा अगर राजवृक्ष की बात करें तो वह है अश्वत्थ, जो कि उड़िया नाम है पीपल का, इसे कहते हैं फिकस रिलीजियोसा। अलावा इसके दोस्तों स्टेट फ्लावर या राज्य पुष्प है यहाँ का अशोक ट्री, जिसे सारका अशोका कहते हैं। और पॉपुलर स्पोर्ट या जो लोकप्रिय खेल है वह उड़ीसा का हॉकी है। हॉकी में उड़ीसा वैसे भी बहुत काम करता आया है। दोस्तों भुवनेश्वर में हॉकी को लेकर के इस कदर क्रेज है कि भुवनेश्वर को आज भी स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक कमाल की बात है। और जीआई टैग पाया हुआ स्टेट स्वीट यानी राज्य की मिठाई अपनी घोषित है रसगुल्ला। जो लोग पसंद करते हैं उनके मुंह में पानी तो जरूर आया होगा, जैसे कि मैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो स्टेडियम्स यहाँ पे बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है कटक में और बारावती स्टेडियम है कटक में ही। इसके अलावा दोस्तों कलिंग स्टेडियम है भुवनेश्वर में जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मलकागिरी स्टेडियम मलकानगिरी में है और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में मौजूद है। तो यह जरूर याद रखिएगा। ये जो खूबसूरत सी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह कलिंग स्टेडियम की है और कलिंग स्टेडियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, नॉट फॉर क्रिकेट बट फॉर हॉकी। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं दोस्तों कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के बड़े ही फेमस हैं और ये जो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से एक है सिमलीपल नेशनल पार्क मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में, और ओडिशा के इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 2007 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है 1973 से, उसके अंतर्गत कई सारे टाइगर रिजर्व भारत में बनाए गए ताकि सिग्निफिकेंटली हम लोग टाइगर्स की जनसंख्या को बढ़ा सकें। बाघों की जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही रिच कल्चरल बायोडायवर्सिटी वाले देश कहलाएंगे हम। भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि परमानंदपुर में है, यह भी उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये जो खूबसूरत से बाघों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, यानी कि 3 बाघ, 2 ये और गलती से मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं बाघों के राज्य से आता हूं, यानी मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। खैर आगे चलें तो हम पाते हैं दोस्तों कि व्हाइट टाइगर भी उड़ीसा में मिलता है हमें। वैसे तो मध्य प्रदेश के ही रीवा को कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि व्हाइट टाइगर व्हाइट क्यों होता है? वास्तव में जो पिगमेंट पीले वाले टाइगर के अंदर होता है ना, जो उसके फर को पीला रंग देता है, वो इस व्हाइट टाइगर में होता नहीं। आमतौर पर लोगों में, इंसानों में एक बीमारी होती है जिसे विटिलिगो या उसे एल्बिनिज्म कहते हैं। 13 जून को शायद हर साल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है और ये वैसी ही बीमारी है जिसमें इंसान की चमड़ी का रंग वह नहीं रह जाता जो आमतौर पर सभी का होता है, बल्कि चमड़ी सफेद हो जाती है। कुछ वैसा ही जेनेटिक म्यूटेशन जिसे ल्यूसिज्म कहते हैं, ये ल्यूसिज्म नाम का जेनेटिक म्यूटेशन सफेद बाघ में होता है और ये आनुवांशिक उत्परिवर्तन है जिसका परिणाम है यह बाघ का सफेद होना। हालांकि बाघ के सफेद होने के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, कैमोफ्लॉज नहीं मिल पाता जिस वजह से ये कभी अपने आप को छिपा नहीं पाते, आमतौर पर व्हाइट कलर के ये दिख ही जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको सिमलीपल नेशनल पार्क के बारे में ये जानकारी भी देना चाहता था जो कि एक टाइगर रिजर्व के रूप में है। आप लोग PDF में इसे आराम से और डिटेल में जरूर पढ़िएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ओडिशा के अंदर हैं, उसमें मैंने ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल किया है और बाकायदा इस मैप के माध्यम से आप सभी को एक साथ याद रखने की कोशिश कर पाएंगे। इन मैप्स को सर्च करने में लगभग मैं घंटों लगाता हूं ताकि आपको बहुत ही सरलता से ये सभी चीजें उपलब्ध करवा सकूं। चिल्का झील जो कि गंजम जिले में है और ये गंजम जिला ओडिशा में है, ये एक सैलाइन लेक है। और दोस्तों अगर चिल्का झील की चर्चा थोड़ी सी की जाए तो वो ये भी ज़रूरी है कि चिल्का झील के अंदर ही एक छोटा सा आइलैंड भी है जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आगे चल करके बताएंगे। चिल्का झील एक सैलाइन लेक है, यानी कि एक खारे पानी की झील है और ये 1981 में भारत में केवलादेव घाना नेशनल पार्क के साथ में घोषित पहली रामसर साइट भी थी, यानी पहला रामसर स्थल भारत में घोषित जो हुआ वह चिल्का झील है। यह सबसे बड़ी लगून है और लगून का अर्थ होता है छिछले पानी की वह झील जो किसी भी समुद्र के किनारे स्थित है। अंशुपा झील ये कटक में स्थित है, सारा झील ये पुरी में स्थित है और अपार्ट फ्रॉम चिल्का बाकी ये सभी के सभी जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं, चाहे वो कंजिया हो, चाहे वो भेजीपुत हो या वो तंपारा हो, ये सभी के सभी जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं। दोस्तों कुछ फोक डांस या जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य होते हैं उन लोक नृत्यों की चर्चा की जाए। फोक डांस ऑफ संबलपुर जिसे कहते हैं दलखाई, और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने कल्चर को शानदार बनाए रखने के लिए इस तरह के लोक नृत्यों को करते हैं। तो रावण छाया, चंगू नृत्य, दलखाई नृत्य, घमुरा नृत्य और इसके अलावा अलग अलग डांसेस जैसे धाप डांस है, छाऊ डांस है, चैती घोड़ा डांस है, कर्मा डांस है और बहुत सारे डांसेस
जैसे गोतीपुआ डांस है, बाघा नाच है, जोड़ी शांखा है या रनअप डांस है, ये सब के सब डांस उड़ीसा के अंदर ही किए जाते हैं। महारी और लौडी खेला, महारी और लौडी खेला में यह लौडी खेला डांस की एक खूबसूरत सी तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी है ताकि आप भारत के कल्चर को थोड़ा देख करके भी जान पाएं। एयरपोर्ट की चर्चा करें तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भुवनेश्वर में है, और बीजू पटनायक जी बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं जो कि उड़ीसा के इस समय पर वर्तमान नवीन पटनायक जी के रिश्ते में क्या लगते हैं ये आप बताइएगा। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट और जयपुर एयरपोर्ट, सावित्री जिंदल एयरपोर्ट और हीराकुड एयर स्ट्रिप, ये सभी तो डोमेस्टिक हैं। बस बीजू पटनायक एयरपोर्ट की जो हमने चर्चा की वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, उड़ीसा अगर आप नदियों के मामले में देखें तो काफी रिच है, और उसके पीछे भी वजह यह है कि यहां से बहने वाली एक बहुत प्रमुख नदी है जो छत्तीसगढ़ से बहते हुए आती है और उड़ीसा को बीचों बीच दो भागों में बांटते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों, इसी की एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिब्यूटरी आकर चिल्का झील में मिलती है जिसका नाम है दया। तो महानदी की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी चिल्का झील में जाकर मिलती है, उसे दया कहते हैं। अलावा इसके बहुत सारी नदियां जो बहती हैं इस उड़ीसा में, उसमें से ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्य, इंद्रावती, वंशधारा, नागवल्ली और अलावा उसके बुधवलंगा, कोलाब और बहुदा, ये अन्य नदियां बहती हैं इस मुख्य से राज्य में। कुछ बांध हैं जैसे मंदिरा डैम रिजर्वायर है, रंगली डैम रिजर्वायर है, नाराज बैराज है और इसके अलावा गोहिरा डैम भी है देवगढ़ में, गायखाई लेक है और डैम भी है। उसके अलावा धर्मगढ़ और दशमती सागर कहते हैं इसे बालांगीर में। अलावा इसके देरजांग जलाशय बांध, या जिसे देरजांग के अलावा कई बार दिरजंग भी कह देते हैं, ये अंगुल में स्थित है। और सतपड़ा झील, जो सतपड़ा है वह चिल्का झील में पुरी में स्थित है। सपुआ प्रोजेक्ट डैम, ये तो दोस्तों ढेंकनाल में है। कोलाब जलाशय कोरापुट में और जलापुट जलाशय यह भी कोरापुट में स्थित है। दोस्तों, जैसे हम कल्चर की चर्चा कर रहे थे, कल्चर की चर्चा करें और कभी नाम ना आए रथ यात्रा का। भगवान जगन्नाथ की जो ये रथ यात्रा निकलती है, इस रथ यात्रा के बारे में इतना कहा जाता है कि इस रथ को घुमा करके जब भगवान स्वयं ही प्रजा का हालचाल लेने निकले हों तो ऐसे में लोगों का पूरी तरह से उत्सव में शामिल हो जाना या उत्सव में लीन हो जाना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। रथ यात्रा, उसके अलावा धौली कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, राजरानी संगीत समारोह और धनु यात्रा, दुर्गा पूजा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख त्योहारों में से एक है, वैसे ही दुर्गा पूजा उड़ीसा में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मुक्तेश्वरी नृत्य महोत्सव, एकाम्र उत्सव और एकाम्र के अलावा फिर गजलक्ष्मी पूजा, नुआखाई। अब जैसे नुआखाई एक नाम है तो नुआखाई का मतलब हो गया, नुआ का मतलब न्यू और खाई का मतलब फूड, यानी न्यू फूड जब आएगा तो उस समय पर ये नुआखाई। नुआखाई न्यू फूड तभी आता है जब हार्वेस्टिंग होती है फसल की, और हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि फसल की कटाई हुई और नया अनाज घर में आया। रजा पर्व, दुनिया भर के किसी भी देश की चर्चा आप कर लें लेकिन भारत जितना उत्सव धर्मी देश आपको मिलेगा नहीं, और उसमें भी उड़ीसा हमारी पृथ्वी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सेलिब्रेट करता है। यानी हमारे अर्थ को, हमारी मदर अर्थ का मेंस्ट्रुअल साइकिल उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और उसे कहते हैं रजा पर्व। तो ये भी अपने आप में एक खास त्योहार है दोस्तों। उसके अलावा महाविषुव संक्रांति, और महाविषुव संक्रांति तो अपने आप में एक बड़ा फेस्टिवल है। एक बहुत ही फेमस से सैंड आर्टिस्ट हैं उड़ीसा के, और पुरी के बीच पे बहुत सारे इस तरह के आपने सैंड आर्ट्स देखे होंगे। नाम है उनका सुदर्शन पटनायक जी। कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं वो। दुनिया भर में, भारत में उनकी ख्याति पूरे लोगों तक पहुंची हुई है। मकर संक्रांति की खूबसूरत से सैंड आर्ट को बनाने का काम उन्हीं का था। बाकी उसके अलावा माघ सप्तमी, चैत्र पर्व और लंका पौड़ी यात्रा, ये सब फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं उड़ीसा के। देखें दोस्तों, कोणार्क की जब हम चर्चा करते हैं तो हम वही पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के सामने पहुंच जाते हैं, जिन्होंने राजसिंह की उपाधि ली और कोणार्क में सूर्य मंदिर का या ब्लैक पगोड़ा का निर्माण करवाया।
सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं कोणार्क के। कोणार्क का डांस फेस्टिवल या कोणार्क का जो डांस महोत्सव है वह तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। और इसके अलावा एक जानकारी यह भी कि कोणार्क जो है वह भारत का प्रथम सोलर टाउन है, यानी कि वहां सप्लाई जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की है वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा के माध्यम से ही होगी। ऐसा एक लक्ष्य बनाया था सरकार ने। दोस्तों इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट या ताप विद्युत संयंत्रों की चर्चा करें तो तलचर का थर्मल पावर प्लांट है, जिंदाल इंडिया थर्मल पावर प्लांट है और आईबी का थर्मल पावर स्टेशन है। ये प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है ओडिशा के। और ओडिशा से अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर प्रमुख फसलें। अब देखें दोस्तों, आमतौर पर आप पाते हैं कि धान की फसल खरीफ की फसल है, जबकि अन्य गेहूं, चना या सरसों की फसलें रबी की फसलों में आती हैं। सरसों की फसल उड़ीसा में बोई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है रबी की फसल में, लेकिन वहां चावल की खेती भी रबी में करते हैं। तो देखो दोस्तों, खरीफ में पैडी है ना, उड़द, मूंग, कपास, गन्ना इत्यादि की खेती तो होती ही है, पर उसके साथ ही साथ जब रबी का मौसम आता है तो रबी में राइस रबी वाला और मेज रबी वाला बोले यहां पर बोए जाते हैं। ग्राउंडनट, मूंगफली, ओनियन, प्याज या मैंगो इत्यादि वगैरह भी आपको रबी के सीजन में मिलेंगे। तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर समुद्र के किनारे इस तरह का है कि आमतौर पर लोग इन फसलों को ठंड के मौसम में भी बो लेते हैं, क्योंकि उड़ीसा में उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी कि हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश जैसे पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसलिए उड़ीसा का जो क्लाइमेट है या जो उड़ीसा की जलवायु है वो टिपिकल ठंडी वाली जलवायु नहीं है। वहां पर ट्रॉपिकल तरह का मौसम बना ही रहता है, बस ठंड के मौसम में थोड़ा सा पसीना चलना कम होता है और फिर पूरे साल भर। दोस्तों सिटीज विथ निकनेम, ये तो हमारा एक ऐसा पोर्शन है ना जो हम बड़े फन में करते हैं। राउरकेला स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहलाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ उड़ीसा कहलाता है। जब भारत में नेहरू महल नोबिस मॉडल को 1956 से 61 में इंस्टॉल किया गया या उसे इंप्लीमेंट किया गया, तो उस पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने सबसे ज्यादा ध्यान इंडस्ट्रीज पर ही दिया। और इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने के समय पे हमने यह भी ध्यान दिया कि जो हमारे भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया राउरकेला है, वहां एक फैक्ट्री स्थापित की जाए। अब ये इस्पात के कारखाने भिलाई में लगे, दुर्गापुर में लगे, राउरकेला में लगे और बाद में 1974 में एक पब्लिक सेक्टर बनाया गया जिसे कहा गया सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर फिर इन सभी इस्पात कारखानों को रख दिया गया, तो इनकी एक गवर्निंग अथॉरिटी बन गई या इनको चलाने वाला एक निकाय बन गया। दोस्तों देवगढ़ को कहते हैं सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, इसके अलावा भुवनेश्वर को कहते हैं आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, द टेम्पल सिटी, और इसके अलावा ब्रह्मपुर को कहा जाता है उड़ीसा का रेशम शहर यानी कि सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा। कटक को कहते हैं डोमिनेंट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं, लिंग्विस्टिक डोमिनेंट ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, मिलेनियम सिटी भी कहते हैं और सिल्वर सिटी भी कहते हैं। कटक का महत्व कुछ वैसा ही है भारत में, जैसे यहाँ का एक तो उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में मौजूद है और दूसरा कटक की अपने आप में एक डाइवर्सिटी ही अलग है। सिल्वर सिटी भी कटक को ही कहते हैं। पुरी को कहा जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा, क्योंकि जो पुरी एक जिला है जो कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ मौजूद उड़ीसा के लगभग बंगाल की खाड़ी के तट पर, ये पुरी एक ऐसा जिला है जहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर भी है और पुरी जिले के अंदर ही वो कोणार्क टाउन भी है जिसमें सूर्य मंदिर है। तो यह भी हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों सोलर पावर प्लांट उड़ीसा की सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया था। लगभग 653 सोलर पावर प्लांट, टोटल कैपेसिटी 6910 किलोवाट की लगाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था उड़ीसा की सरकार ने। भारत में अगर चर्चाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो दोस्तों आप पाएंगे कि फेमस टेम्पल्स, जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, उनमें से एक है जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोणार्क सन टेम्पल है, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का और मुक्तेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर का। दोस्तों इसके अलावा राजरानी मंदिर है भुवनेश्वर में, मां समलेश्वरी मंदिर है जो कि भुवनेश्वर में ही है, और 64 योगिनी मंदिर हीरापुर में स्थित है। राम मंदिर भुवनेश्वर में और तारा तारिणी मंदिर यह गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की एक खास बात भी है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की खास बात इसलिए भी है क्योंकि मयूरभंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से आते हैं हमारे इस समय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी।
मयूरभंज न सिर्फ कि भारत के लोहे के प्रोडक्शन में आगे है, बल्कि अगर चर्चा की जाए कि मिनरल का सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि उड़ीसा में होता है तो वह लोहा ही है, और लोहे के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है। आइए दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के। और ये खूबसूरत सी जो तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह जगन्नाथपुरी मंदिर है। और दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा किया गया था, जो कि गंग राजवंश के शासक हुआ करते थे। इसके अलावा आप पाएंगे कि एक और खूबसूरत सा मंदिर हमारे भारत की धरा पर मौजूद है, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। और यह जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण ईस्टर्न गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम या राजसिंह ने करवाया था, लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास। देखें दोस्तों, इसका पूरा एक क्रम मैंने रख दिया है यहां पर, और ये जो मैंने पूरा क्रम रखा है उसमें मैंने यह भी शामिल किया है कि यूनेस्को में इसे 1984 में शामिल किया गया था। दोस्तों, अगर और आगे बढ़ें तो हम ये पाते हैं कि किंग जजाति केसरी और किंग लाल तेंदु केसरी ने लिंगराज मंदिर को बनाया, जो भुवनेश्वर में स्थित है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यही उड़ीसा का खूबसूरत सा कल्चर है। और कैसे भूल सकते हैं हम सोमवंशी राजवंश के इस बहुत खूबसूरत से निर्माण को। 10वीं शताब्दी के आसपास सोमवंशी राजवंश के राजाओं ने अंततः मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम है मुक्तेश्वर मंदिर। और ये जो मुक्तेश्वर मंदिर है, ये 10वीं शताब्दी के आसपास राजा ययाति प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही खूबसूरत सा मुक्तेश्वर मंदिर है। कभी जाएं तो भुवनेश्वर में इसे जरूर घूमें। राजरानी मंदिर, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, और इनकी क्या ही चर्चा की जाए। दोस्तों, कोरापुट का काला जीरा राइस, जिसे प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है, अंततः उसे जीआई टैग मिल ही गया। इसके अलावा कांतिमुंडी बैगन को, गजपति के खजूर वाले गुड़ को, और डेंकनाल के माझी को, मयूरभंज की काई चटनी को, कंधमल की हल्दी को, रसगुल्ला को, और जो कोटपद का हथकरघा कपड़ा है उसको भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। उड़ीसा की इकत को, इकत ये वास्तविकता में एक कलाकारी है जो कपड़ों के ऊपर देखने को मिलती है हमें। तो उड़ीसा के इकत को, कोणार्क के स्टोन कार्विंग को, पिपली के अपलीक वर्क को, और उड़ीसा का रसगुल्ला, जैसा कि हमने 2 बार मिस कर दिया और 2 बार मेंशन भी। उड़ीसा का जो पट्ट चित्र है वह भी, और बहरामपुर के पट्टा पे हवसपुरी साड़ी और कपड़े, और बोमकाई की साड़ी और कपड़े, इन सभी को मिला हुआ है जीआई टैग। दोस्तों, जीआई टैग में खंडुआ साड़ी और फैब्रिक को भी मिला हुआ है। इसके अलावा गोपाल तुषार फैब्रिक को भी, गंजम का जो केवड़ा का फ्लावर है उस केवड़ा फ्लावर को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और इसी केवड़ा से रूह बनता है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही देखो, धलापथार पर्दा और कपड़े, संबलपुरी बंधा साड़ी, और ये जो खूबसूरत सी आप कलाकारी देख पा रहे हो ना एक कपड़े के ऊपर, ये उड़ीसा की पहचान है। आगे बढ़े तो हम पाते हैं दोस्तों कि रामसर स्थल कौन कौन से हैं उड़ीसा में, और ये जो खूबसूरत सी लेक आप देख पा रहे हो, ये अंशुपा लेक ही है। दोस्तों, अंशुपा लेक 2022 में शामिल की गई, भितरकनिका के मैंग्रोव को 2002 में, चिल्का झील को 1981 में, जो कि भारत की प्रथम रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है, हीराकुड रिजर्वायर को 2022 में, उसके अलावा सतकोसिया जॉर्ज को 2021 में, और तंपरा लेक को 2022 में रामसर स्थलों में शामिल किया गया। दोस्तों, चिल्का झील में एक खूबसूरत सा द्वीप है, और चिल्का झील का ये जो खूबसूरत सा द्वीप है, यह कालीजयी माता को समर्पित है। दोस्तों, इस खूबसूरत से द्वीप पर आप नाव के माध्यम से जाइए और जा करके यहाँ कालीजयी माता को प्रणाम करिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की चर्चा की जाए तो दोस्तों, देब्रीगढ़ बारगढ़ में, सुनाबेड़ा कोरापुट में, हदागढ़ केंदुअर में, और कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कंधमाल में। उसके अलावा उषा कोटी, ये उषा कोटी में है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व अंगुल और नयागढ़ में है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य चिल्का झील के आसपास, और गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य जो है यह भारत का रिडले टर्टल, या जिसको बोलते हैं ना ऑलिव रिडले कछुए, यहाँ पाए जाते हैं। और ये ऑलिव रिडले कछुए जो हैं ये गहीर माथा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में बहुत खूबसूरत सी जानकारी मैंने यहाँ पर इकट्ठा की है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स होते क्या हैं। मात्र उड़ीसा में भारत के अंदर ये पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे समुद्र के टर्टल्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, इनके बारे में एक पूरी जानकारी मैंने बताई है। हालांकि अगर IUCN की बात करें
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उनके हिसाब से वल्नरेबल प्रजाति में रखे गए हैं। दोस्तों, खूबसूरत से नाचते हुए मोरों को देखने का अपने आप में एक अलग आनंद है और उड़ीसा पूरी तरह से हमें यह आनंद देता है। सूर्य मंदिर कोणार्क का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1984 में, और इसके साथ ही साथ कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को आप देख ही सकते हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कुछ संभावित स्थल भी हैं जो शामिल किए जाने हैं, जिनमें से एक तो एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर का टेंटेटिव है, और चिल्का झील भी शायद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल आगे चल करके होगा जरूर। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी लोगों को ये हमारा उड़ीसा का एपिसोड? वादा हमने 31 अक्टूबर के लिए किया था, परंतु 1 नवंबर को आ पाया। कल थोड़ी सी चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं रही, उसकी वजह से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। अगला एपिसोड 5 नवंबर को आएगा पंजाब के बारे में, और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये एपिसोड। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ किसी के भी लिए एक एसएससी महापैक में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे जब आप डिस्काउंट कोड Y263 का इस्तेमाल करेंगे। 2000 घंटे की लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, 4000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और 1000 से ज़्यादा ई बुक्स यहाँ मौजूद हैं। बस प्रश्न आपसे यही है कि उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एक द्वीप का नाम व्हीलर आइलैंड था, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? यही आपके लिए प्रश्न है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए हमारे इस लेक्चर को। बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। इन कविताओं के माध्यम से शुरुआत करके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची तक पहुंचना और इस पूरी यात्रा में लगभग स्टैटिक जीके को पूरी तरह से कवर करना आपको कैसा लग रहा है इन फोटोज़ के माध्यम से? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। लाइक कीजिए इस सेशन को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी, ताकि हमारी मेहनत का फल भी हमें मिले और आपका प्यार भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।